जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट हम दो जगह पे पढ़ेंगे, एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट, एक रूरल लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, हमें इसको दो हिस्सों में पढ़ना है, एक होगा रूरल और एक हो जाएगा अर्बन। जब हम रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो रूरल लोकल गवर्नमेंट में हमारे पास पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। वो सब रूरल लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है। जिला परिषद बेशक से शहर में है, लेकिन वो रूरल लोकल गवर्नमेंट का पार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 3 लेवल में पढ़ते हैं। लेवल 1 पंचायत, जो विलेज लेवल पे होती है। 2 पंचायत समिति, जो ब्लॉक लेवल पे होती है। और 3rd जिला परिषद। ठीक है, तो जिला परिषद अगर कोई बोले अर्बन लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है तो गलत है। वो किसका पार्ट है? रूरल लोकल गवर्नमेंट का 3rd टियर है वो। ठीक है, देन उसके बाद अर्बन गवर्नमेंट में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज पढ़ते हैं हम बेसिकली। बहुत सारी हैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, यहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज के अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी भी हम बोल देते हैं, या फिर यहाँ पर आप पोर्ट ट्रस्ट भी आप देखोगे, स्पेशल पर्पस एजेंसी भी आप देखोगे, तो बहुत अलग अलग टाइप के आपके यहाँ पे एजेंसीज दिखाई देंगी। लेकिन ओवरऑल हम उसको म्युनिसिपैलिटी हम काउंट करेंगे, तो म्युनिसिपैलिटी आपकी अर्बन लोकल गवर्नमेंट में काउंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे शहरों में कोई भी काम हो तो हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जा रहे हैं, है ना? किस लिए? क्योंकि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इनके अंडर में है। शहर या गांव का कोई भी प्लान बनता है, गांव में बेसिकली क्या होता है, ये एक लेवल इस टाइप से बना हुआ है कि यहाँ पर प्लान बनेंगे, ये इसको जमा करेंगे, ये इसको जमा करेंगे, फिर ये आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रूरल लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है। बस एक बेसिक सा हमें इसके बारे में ये पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड या हिस्ट्री से चलते हैं कि ये डेवलप कैसे हुआ था। ठीक है, हमारा जब हमने लोकल गवर्नमेंट बनाने की सोची तो उसके पीछे बेसिक आइडिया इज गांधीज आइडिया, है ना? गांधी जी बोलते थे कि जो हमारा जो भारत है वो गांव में बसता है, तो इसीलिए जो पावर्स हैं वो सब गांव में होनी चाहिए। पावर कहाँ होनी चाहिए? गांव में होनी चाहिए, लोगों के पास पावर होनी चाहिए। और इसको क्या बोला था? स्वराज। क्या बोला था इसको? स्वराज, है ना? ग्राम स्वराज या फिर स्वराज का मॉडल था। स्वराज का मॉडल पे भी जब हम पढ़ते हैं तो उसको भी अलग अलग लेवल पे पढ़ते हैं। उसको इंडिया के लेवल पे उसका कुछ और मीनिंग है, स्टेट लेवल पे कुछ और मीनिंग है, सेल्फ लेवल पे कुछ और मीनिंग है, गांव के लेवल पे कुछ और मीनिंग है। और स्वराज यहाँ पर बेसिकली विलेज का जो पावर का जो मॉडल है, डिवोल्यूशन ऑफ द पावर टू द विलेजेस, ये स्वराज मॉडल था, ग्राम स्वराज मॉडल जिसे हम गांधी जी का कहते हैं। और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है। कहां पर लिखा है? आर्टिकल 40 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें लिखा हुआ है कि हमें ऑर्गेनाइज करनी है विलेज पंचायत। क्या करना है? द स्टेट शैल स्ट्राइव टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत so as to enable them to function with such powers so that they can function on their own। ठीक है ना? तो उनको ऐसे पावर्स भी देनी है साथ के साथ कि वो खुद के एक सेपरेट या इंडिपेंडेंट फंक्शन के रूप में काम कर सके, इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में काम कर सके। तो इतनी पावर भी इनको डिवॉल्व करनी है। ये ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत का कॉन्सेप्ट इज बेसिकली टेकन फ्रॉम द गांधीयन आइडिया। ये कहां से आइडिया लिया हुआ है? गांधीयन आइडिया। कि गांधी जी का विचार था कि गांव से ही बेसिकली जो डेमोक्रेसी है उसकी शुरुआत गांव से होनी चाहिए, लोगों से होनी चाहिए। लोग बस रहे हैं गांव में, तो गांव को जो हमें पावर देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने यहां से आइडिया लिया और यहां से हमने कोशिश की कि हम किस तरीके से इस डेमोक्रेसी को लोगों तक पहुंचा सकें, इस पावर को हम गांव तक ट्रांसफर कर सकें। ये हमारा आइडिया था। लेकिन उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था कि हम गांव में पंचायत एस्टेब्लिश कर सकें। क्या क्या प्रॉब्लम थी वो हम समझेंगे धीरे धीरे। लेकिन उससे पहले एक ब्रीफ एक इसका हिस्ट्री, बिफोर इंडिपेंडेंस इसकी हालात क्या थी, हमारे जो ग्राम पंचायत की हालात क्या थी। अगर हम एंशियंट टाइम्स की बात करें, चोल जो डायनेस्टी थी उस टाइम पे
लोकल गवर्नमेंट बहुत ही एडवांस स्टेज में थी, ठीक है ना। 6-7 सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो हमारी अर्बन लोकल गवर्नमेंट थी या रूरल लोकल गवर्नमेंट थी वो बहुत एडवांस स्टेज में थी। मतलब उनको इतनी पावर्स दे रखी थी कि लोकल एरिया में कोई भी काम है तो वो खुद कर सकती थी, इतनी पावर हमारे पास गांव में थी। उसके बाद चाहे जितने भी रूलर्स आए, जितनी भी डायनेस्टीज आई, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को कभी नहीं छेड़ा। लोकल गवर्नमेंट एज इट इज फंक्शन करती रही, अपने लोकल एरिया में कोई भी डिसीजन लेना वही लेती रही। आ करके सबसे पहले उनको डिस्टर्ब करने वाले थे ब्रिटिशर्स। सबसे पहले उनको किसने डिस्टर्ब किया? ब्रिटिशर्स। और उनको डिस्टर्ब किया इसीलिए लोग उनके खिलाफ हुए, इसलिए 1857 की क्रांति हमें देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन उसी बीच में जब 1857 की क्रांति हुई तो हमें समझ में आया कि नहीं, ये गांव में डिस्टर्ब करना थोड़ा सा गलत है, उनको पावर दोबारा से देनी पड़ेगी। और जब ये समझ में आया तो उसके लिए लॉर्ड मायो 1870 में लेकर के आते हैं मायो रिजोल्यूशन, लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन। किस चीज के लिए लाते हैं? कि हम करेंगे फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। क्या करेंगे? अब डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कि हम फाइनेंशियल पावर्स को डिवाइड करेंगे और नीचे वाले लेवल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लॉर्ड मायो का रिजोल्यूशन आया था जहां पर बात की गई थी कि हम पावर्स को डिवाइड करेंगे और लोकल गवर्नमेंट को हम फिर से इनेबल करेंगे ताकि वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में फंक्शन कर पाए। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा पावर डिवोल्यूशन की बात नहीं की गई थी। उसके बाद, इसी के बाद मतलब 10-11 साल के बाद 1882 में लॉर्ड रिपन ये लाते हैं रिपन रिजोल्यूशन, लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन, यहीं पे लिख लो। और इसी के आधार पर हम हमारे यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करते हैं इंडिया के अंदर दोबारा से, ठीक है। इंडिया में दोबारा से जो लोकल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई वो किस एक्ट के, किस रिजोल्यूशन के आधार पर हुई? लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन। इसने बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी है अगर दोबारा ऐसी क्रांति से बचना है जो हमारी पहले हो चुकी है। गांव में जो लोग हैं उनको मत छेड़ो, ठीक है ना, वैसे आप करते रहो, लेकिन जो गांव का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको एज इट इज रहने दो। और उसको दोबारा से वो पावर्स देने की बात कही लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन में, और इसीलिए फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया लॉर्ड रिपन को माना जाता है। हमारी जो आज की जो लोकल गवर्नमेंट बनी है तो उसका कहीं ना कहीं अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो हमें लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन से दिखाई देगी कि यहीं से इंस्पायर होकर के हमने लोकल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट या फिर इसे मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। मैग्ना कार्टा का मीनिंग क्या होता है? मैग्ना कार्टा का मीनिंग क्या होता है? बिग चार्टर, है ना, जिसमें मतलब बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया हो, बहुत बड़ा कोई चेंज हम लेके आ गए हो, दैट इज मैग्ना कार्टा, ठीक है। मैग्ना कार्टा वैसे तो पहले कब आया था? 1215 में, है ना। फंडामेंटल राइट्स पहली बार दुनिया में किसी को मिले थे? किसको मिले थे? इंग्लैंड में, है ना। इंग्लैंड में पहली बार फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, तो उस चार्टर को, उस एक्ट को, उस ऑर्डर को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो बहुत बड़ा एक ऑर्डर उस टाइम पे आया था जो जनरली उस टाइम पे कोई नहीं दे रहा था। तो ऐसे ही हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में मैग्ना कार्टा जो लोकल गवर्नमेंट का है वो किसको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन को, क्योंकि फिर से गांव की तरफ वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने की शुरुआत हमने यहाँ पर की, ठीक है। तो ये फिर से एक नई शुरुआत और एक बड़ी शुरुआत यहाँ पर देखी जा रही है, तो इसीलिए हम इसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। हालांकि और भी बहुत सारे बीच में रिजोल्यूशन आएंगे, एक रिजोल्यूशन फॉर डिसेंट्रलाइजेशन भी आएगा, लेकिन एज सच उसे हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद 1919 में डायआर्की भी आएगा, अगर आपने पढ़ा हो। 1935 में हमने डिसेंट्रलाइजेशन या फिर 3 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया था पावर्स का, वो भी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो वो सब पढ़ेंगे, लेकिन अर्बन वाले में अभी सिर्फ इसमें अगर हम समझना है तो हम सिर्फ 2 ही चीजें हैं कि 1870 का मायो रिजोल्यूशन और 1882 का
रिपन रिजोल्यूशन, ठीक है ना, और फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट हम बोलेंगे लॉर्ड रिपन को। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमें लोकल गवर्नमेंट बनती हुई दिखाई देंगी, उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। और इसके बाद फिर हम आजाद होंगे। आजाद होने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में डीपीएसपी में स्टेट को बोलेंगे कि आप हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना। क्या करना है? विलेज पंचायत एस्टेब्लिश करना। आर्टिकल 40 ये तो बोल रहा है स्टेट हैज टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत्स, है ना, एंड टू डिवॉल्व सच पावर्स एंड फंक्शंस सो एज टू मेक देम फंक्शन लाइक एन इंडिपेंडेंट यूनिट, ताकि वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह फंक्शन कर सके। इतनी पावर्स और इतने फंक्शंस आपको लोकल गवर्नमेंट को विलेज पंचायत को डिवॉल्व करने देने। ये गांधी जी का विजन था जो हमने आर्टिकल 40 में लिखा, आजाद होने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा किया। लेकिन डीपीएसपीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि लिख दिया तो उसको करना ही है, उसको मांगने के लिए आप कोर्ट्स नहीं जा सकते, तो इसीलिए वो मैंडेटरी फंक्शंस नहीं है। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो मैंडेटरी फंक्शंस नहीं है, और मैंडेटरी फंक्शन नहीं है तो उसको करना भी जरूरी नहीं है। तो क्या करेंगे हमें, तो जब हम आजाद हुए बहुत दयनीय स्थिति इंडिया की उस टाइम पे होती थी, भुखमरी यहाँ पर थी, हमारा मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कुछ था नहीं। तो हमें क्या करें, हमें डेवलपमेंट करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए सरकार आई, सरकार ने सोचा कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो बिना लोगों को साथ लिए हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, और उसी लिए हम एक प्रोग्राम लेके आए जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज के टाइम पर आप देखते हो ना, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सुनते हो, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसी प्रोग्राम की देन है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहां पर बोला कि हमें अगर डेवलप करना है तो कम्युनिटीज को साथ लेना पड़ेगा, और हम कम्युनिटी के हिसाब से डेवलप करेंगे। तो वहां पर ब्लॉक्स बनाए गए गांव के, और उसके आधार पर एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लगाया गया, और वहां बोला गया कि कम्युनिटी को साथ लेकर के, कम्युनिटी के साथ मिलकर के आपको यहाँ पर डेवलपमेंट कराना है, तब ये डेवलपमेंट पॉसिबल है। अदरवाइज ऊपर से हम ऑर्डर देते रहे, हम बोलते रहे कि आप ये कर दो और जनता साथ ना दे तो कुछ काम नहीं हो सकता। तो जनता को साथ लेकर के, कम्युनिटी को साथ लेकर के हमने जो प्रोग्राम चलाया उसका नाम क्या था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। लेकिन इसके अंदर कमी ये थी, ये पूरे देश में नहीं चलाया गया था। ये हमने ट्राई के तौर पे या ट्रायल के तौर पे कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया, ठीक है, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया, देखा ये काम कर रहा है। इसीलिए नेक्स्ट ईयर ही 1953 में हमने बोला कि हम इसको और भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड करते हैं। तो उसके लिए हम लेके आए नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ये इसी को और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए, और ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाने के लिए था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हम लेके आए थे उसी को और भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट तक एक्सपेंड करने के लिए, और भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट तक बढ़ाने के लिए हम इसको लेके आए थे। और दोनों ही 1952 और 1953 तो है, लेकिन अगर आप इसकी डेट सुनोगे तो आप गांधी जी से कितना अटैच्ड हैं वो भी आप समझ पाओगे। 2 अक्टूबर को ही दोनों चीजें आई थी। 2 अक्टूबर 1952 सीडीपी लॉन्च किया गया, 2 अक्टूबर 1953 एनईएस लॉन्च किया गया, ठीक है, क्योंकि गांधी जी का विजन था। आर्टिकल 40 किसका है? गांधी जी का विजन है। तो गांधी जी के विजन को हम आगे लाने के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर के आए, और उसी के लिए हम नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लेके आए। यहाँ तो कोई दिक्कत? ये क्यों आई थी, इसके पीछे पर्पस क्या था? क्लियर है? ठीक है। फिर उसके बाद 1957 में हमने सोचा कि चलो अब सीडीपी ले आए हैं, एनईएस ले आए हैं, एक बार चेक तो कर लें उन्हें कि ये ढंग से काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी का नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। और ये लाए किसके लिए थे? टू रिव्यू सीडीपी एंड
NES, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, कि ये ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसमें कमियां हैं तो क्या कमियां हैं, उसमें हम चेंज करें तो क्या करें। तो उस पर्पज के लिए हमने एक कमेटी बनाई जनवरी 1957 में, और नवंबर में ही उसी साल इसने अपने रिपोर्ट भी दे दी थी। ठीक है, उसी साल नवंबर में इसने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। तो ये हमने कमेटी जब बनाई तो इसने ढूंढे, गए गांव-गांव घूमे और जाकर के पता किया ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और फाइनली जब इसने अपनी रिपोर्ट दी तो इसने रिपोर्ट में बोला कि हमें पूरे देश में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत है। क्या बोला इसने अपनी रिपोर्ट में? कि हमें हमारे पूरे देश में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत है। लेकिन करें कैसे? तो उसका भी रोड मैप इसने दिया कि किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, किस तरीके का डिसेंट्रलाइजेशन हमारे यहां पर होना चाहिए। उसका रोड मैप भी बलवंत राय मेहता देके गए अपनी रिपोर्ट में। इन्होंने बोला हम हमारे देश में एक 3 टियर स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 3 टियर स्ट्रक्चर। जो हमारे विलेज लेवल पे जो बनेगा वो 3 टियर स्ट्रक्चर बनेगा। और जब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हमारा 3 टियर स्ट्रक्चर के हिसाब से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? इन्होंने बोला सबसे नीचे तो विलेज को ले। सबसे नीचे कौन होगा? विलेज। और विलेज में आप बनाओ पंचायत। विलेज में क्या बनाओ? पंचायत। फिर उसने बोला कि इसके ऊपर एक ब्लॉक लेवल लो, यानी कुछ गांवों को मिला करके वहां पर बनाओ ग्रुप ऑफ विलेजेस, ब्लॉक लेवल। और उस ब्लॉक लेवल पे बनाओ पंचायत समिति। और फिर उसके ऊपर इन सबको सुपरवाइज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाओ जिला परिषद। तो किसने बोला था देने के लिए 3 टियर स्ट्रक्चर? बलवंत राय मेहता। आज का जो हमारा पंचायती राज सिस्टम या स्ट्रक्चर जो अवेलेबल है वो बलवंत राय मेहता का है। हमने कहां से कॉपी किया हुआ है? बलवंत राय मेहता से। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है वो कौन सी कमेटी से लिया गया है? तो दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द बलवंत राय मेहता कमेटी। कब आई थी? 1957 में। ठीक है, कब आई थी ये? 1957 में। तो इसने 3 टियर स्ट्रक्चर बनाने की बात कही और इसके बाद इसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया गया, इसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। लेकिन दिक्कत कहां रही? दिक्कत रही लोकल गवर्नमेंट इज ए स्टेट सब्जेक्ट। Entry number 5 in the state list is the local government. ठीक है, एंट्री नंबर 5 इन द स्टेट लिस्ट इज लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट जब स्टेट सब्जेक्ट है तो सेंटर तो उसके लिए लॉ बनाएगी नहीं। सेंटर बनाएगी तो मॉडल लॉ बना सकती है और वो स्टेट के ऊपर मर्जी रहेगी स्टेट की, वो उसको लागू करें या ना करें। स्टेट की अपनी मर्जी होती है, क्योंकि जब भी स्टेट लॉ होता है कोई, पहली बात तो यूनियन उसके लिए ऑथराइज नहीं है। अगर वो कर भी रही है तो एक मॉडल लॉ बनाती है कि हम एक ओवरऑल स्ट्रक्चर दे रहे हैं, उसके हिसाब से जिस स्टेट को जैसे मर्जी उसको अपनाना है अपनाए, नहीं तो नहीं अपनाए, वो स्टेट की मर्जी है। तो यहां पर स्टेट्स की मर्जी रहेगी, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाने की कोशिश नहीं की कि यहां पर तो स्टेट की अपनी मर्जी है। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम इसकी रिपोर्ट को, रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एज इट इज इसकी रिपोर्ट को स्टेट्स को दे दिया गया कि लो, आप लो और अपनी मर्जी से जैसे बनाना चाहो अपने स्टेट में वैसी पंचायत बना लो, अपने स्टेट में वैसी पंचायत बना लो। और इसके आधार पर 1959 से हमारे देश में अलग अलग स्टेट में पंचायत का एस्टेब्लिशमेंट होने लगा, पंचायत बनने लगी। फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट दिस एंड टू मेक द विलेज पंचायत वाज राजस्थान। पहला स्टेट कौन सा था? 1959 नागौर डिस्ट्रिक्ट
ऑफ द राजस्थान, यहां पर पहली विलेज पंचायत का इनॉग्रेशन किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे, ठीक है ना। तो देश में पहली पंचायत कहां बनी थी? राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में। गांव था बगदारी करके, गांव है वहां पर। गांव कोई नहीं पूछता, कभी भी क्वेश्चन में इसका पूछा नहीं गया है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं नागौर, ठीक है ना। बगदारी गांव होता था वहां पे, ठीक है। तो यही पूछा जाता है कि सबसे पहली जो पंचायत है वो बनी कहाँ थी। तो सबसे पहली पंचायत कहाँ बनी है? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। कब बनी है? डेट क्या हो सकती है? 2 अक्टूबर। ठीक है, डेट इज 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1959 को पहली विलेज पंचायत किसने एस्टेब्लिश कर ली है? इसके बाद सेकंड स्टेट वाज आंध्र प्रदेश, जो इसके बाद जिसने एस्टेब्लिश की थी, ठीक है ना। सेकंड स्टेट कौन था? आंध्र प्रदेश। कुछ दिन बाद ही, लगभग 9 या 10 तारीख को ही आंध्र प्रदेश में विलेज पंचायत एस्टेब्लिश हो गई थी, ठीक है। तो सेकंड स्टेट वाज आंध्र प्रदेश टू इंप्लीमेंट दिस विलेज पंचायत सिस्टम, ठीक है। दिक्कत ये रही, सब स्टेट ने अपनी मर्जी से किया। किसी स्टेट ने 3 टियर स्ट्रक्चर बना लिया, किसी ने 2 टियर बना लिया, कोई इलेक्शन करा रहा है, कोई नहीं करा रहा है, किसी ने एस्टेब्लिश किया नहीं किया, सब स्टेट की मर्जी से था। हमारे देश में एक यूनिफॉर्म सिस्टम, एक 3 टियर स्ट्रक्चर का जो होना चाहिए वो नहीं बन पाया, और इसकी वजह से अलग अलग स्टेट में वो प्रॉब्लम्स चलती रही। कहीं पर इलेक्शन कराए जा रहे हैं, कहीं नहीं कराए जा रहे हैं, कहीं स्टेट की मर्जी से पावर दी जा रही है, कहीं नहीं दी जा रही है। मतलब पंचायत बन गई है, पावर दी नहीं गई है, तो वो करें क्या? तो जब ये सिस्टम चलता रहा, फाइनली 1977 में किसकी गवर्नमेंट आई थी? मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसको फिर से रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि हम पंचायत कैसे बना सकते हैं, इसको और इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस पंचायत सिस्टम के साथ बहुत सारी कमियां निकल के आ रही थी। ये इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा था। कई स्टेट तो कई सालों से इलेक्शन ही नहीं करा रहे थे। ऐसी पड़ी पंचायत, उन्होंने बोला हम बनाएंगे, लेकिन इलेक्शन करा नहीं रहे, और करा भी रहे हैं तो पावर्स नहीं दे रहे हैं। तो उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए मोरारजी देसाई बोले ठीक है, कमेटी बनाते हैं और देखते हैं क्या रिकमेंडेशन आती है। तो यहाँ पर जो सेकंड कमेटी आई, दैट इज अशोक मेहता कमेटी। कौन सी आई थी? अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी आई, बोले ठीक है हम रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करने के बाद इसने क्या बोला कि हमारे देश में 2 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? 2 टियर स्ट्रक्चर। तो अशोक मेहता ने 2 टियर स्ट्रक्चर रिकमेंड किया। कौन कौन से लेवल पे? एक तो बोला कि एक होना चाहिए मंडल पंचायत एट ब्लॉक लेवल, और एक होना चाहिए जिला परिषद। इसने क्या क्या बोला? एक तो मंडल पंचायत और जिला परिषद, और भी इसने बोला कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होना चाहिए, यानी पॉलिटिकल पार्टी में ऑल्सो ज्वाइन दिस स्ट्रक्चर, वो आकर के इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकती है, यानी वहां से भी रिजर्वेशन होना चाहिए इनमें। तो बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशन थी, हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि 2 टियर स्ट्रक्चर था। इन्होंने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रिक्ट को माना। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, गांव ना होकर के कहां होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। गांधी जी क्या बोल के गए थे? गांव होना चाहिए। लेकिन अशोक मेहता ने क्या बोला कि जो डिसेंट्रलाइजेशन का पहला पॉइंट है, दैट शुड बी डिस्ट्रिक्ट इन प्लेस ऑफ विलेजेस। ठीक है, तो दिस वाज अशोक मेहता। फिर उसके बाद बहुत सारी बीच में आई, जीवी के राव आई 1985 में, ठीक है, लेकिन एज सच उसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। जीवी के राव वाज एस्टेब्लिश्ड बाय प्लानिंग कमीशन। जीवी के राय कमेटी किसने दी थी? प्लानिंग कमीशन ने उस टाइम पे दी थी, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसी लाइन, बस आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। 1985 में कौन सी आई? जीवी के राव। वो सीक्वेंस एक सीक्वेंस में आपके आ जाए, बस उतना बहुत है। 1984 में हनुमंता राव थी, ठीक है,
लेकिन अभी जीवीके राव आप सिर्फ लिख लो 1985, सिर्फ सीक्वेंस के लिए लिख लेना, इसका और कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। इसने भी वही 2 टियर स्ट्रक्चर और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रिक्ट, वही सेम सारी चीजें रिपीट करके दी थी। कोई नया इसने इंपॉर्टेंस मतलब इंपॉर्टेंट कुछ और नया दिया नहीं था, इसलिए हम ज्यादा इसको पढ़ते नहीं है। दिस इज जीवीके राव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज 1986 एलएम सिंघवी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है? एलएम सिंघवी कमेटी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बोले आप चाहे कितना ही पंचायत खेलते रहो, ये हमारे देश में तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दे देते। जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये मैंडेटरी नहीं कर देते कि आपको पंचायत बनानी है और इतने साल में इलेक्शन कराने हैं, तब तक पंचायत सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए पंचायती राज को किसने बात कही? एलएम सिंघवी। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि विच वाज द कमिटी दैट फर्स्ट recommended to give the constitutional status to the पंचायती राज institution। ठीक है, so that was LM Singhvi in 1986। constitutional status to पंचायती राज institutions या local government। ठीक है, constitutional status to पंचायती राज institutions। then उसके बाद 1988 पीके ठंगन कमेटी। इसने भी आगे जितनी भी आएंगे सबने कॉपी पेस्ट किया कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो। ठीक है, कई बार ये नाम ना दे करके ये दे दिया जाता है, इसलिए इसका नाम पता होना जरूरी है। ठीक है, कई बार एलएम सिंघवी ना लिख करके पीके ठंगन भी लिख दिया जाता है। तो अगर ये नाम मिसिंग है तो इसको टिक लगाना है, दोनों दिए हैं तो इसको टिक लगाना है, पहले इसने दिया था। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं। इसके बाद 1988 में ही गदगिल कमेटी भी आई और उसने भी सेम रिकमेंडेशन दिए, और इसी के आधार पर इस टाइम पे राजीव गांधी हमारे यहाँ पर सरकार चला रहे थे, और 1989 में राजीव गांधी ने बोला ठीक है तुमने बहुत बार बोल लिया, अब हम सुन लेते हैं और थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, और पंचायती राज स्टेटस लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए बिल ले आए पार्लियामेंट में। और जब वो बिल लेकर के आए, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने ट्राई किया, लोकसभा से पास करवाया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? राज्यसभा प्रोटेक्टर है स्टेट्स की राइट की, और लोकल गवर्नमेंट स्टेट सब्जेक्ट का एक पार्ट है। तो राज्यसभा कैसे इतनी जल्दी उसको क्लियर कर दे, है ना? उसके बाद फिर से वीपी सिंह गवर्नमेंट आई। वीपी सिंह गवर्नमेंट ने भी ट्राई किया, ठीक है, कि चलो हम फिर से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर के आते हैं, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देंगे, लेकिन ये सरकार ही गिर गई, और उसके बाद वो बिल लैप्स हो गया। तो बिल खत्म हो गया। तो अब क्या करें? फिर अगली सरकार आएगी पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी आएगी? हमारे देश में बहुत अच्छे काम पीवी नरसिम्हा राव करके गए। ठीक है, जो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस आज के टाइम पे है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो सब पीवी नरसिम्हा राव ने करवाया था। ठीक है, तो उन्होंने बोला जब मैं इतने काम कर सकता हूं तो ये क्या चीज है, इसको भी मैं करके दिखाऊंगा। इसने क्या किया कि ये जो बिल था इसको उठाया, अपनी टीम को दिया, पढ़ो,
और स्टेट के पास जाओ, बोले इसमें से ये बताओ कि अगर हम ये वाला अमेंडमेंट करें तो तुम राजी होगे कि नहीं होगे। क्योंकि जब भी किसी स्टेट सब्जेक्ट पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आना हो तो उसके लिए 50% से ज्यादा स्टेट से यस करवानी होती है अमेंडमेंट बिल में। तो यहाँ पर सबसे पहले उसने यही किया, सबसे पहले स्टेट से पूछा कि बताओ तुम्हें दिक्कत किस किस सब्जेक्ट में, तो सबने बताया और जितने भी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट थे उनको उस बिल से डिलीट कर दिया। अब सब स्टेट खुश हैं, बोले ठीक है अब तो मान जाओगे, अब हम इसको पास करवाएं। और फाइनली उसको पास करवाया गया बाय द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इन 1992। और ये हमारा जो अमेंडमेंट बना दैट वाज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। After deleting the controversial subjects from the constitutional amendment bill, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट इज ए स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो बिना स्टेट को राजी किए हम इसको नहीं कर सकते, जैसा हमने जीएसटी में किया था। जीएसटी में भी लगभग सेम किया है, जीएसटी वाला नहीं पढ़ा होगा आपने, है ना। जीएसटी में भी यही करना पड़ा था जैसे हमने यहाँ किया था, ठीक है, क्योंकि जीएसटी भी स्टेट टैक्स को सेंटर के अंदर मिलाने के लिए हम लेके आए थे, तो वहां पर भी स्टेट्स की रजामंदी चाहिए थी, स्टेट्स को भी हाँ बुलवाना था, तो इसीलिए हमने उन सब के ऊपर टैक्स हटाया ही नहीं जहां स्टेट मना कर रहे थे। तो ऐसे यहाँ पर भी हमने स्टेट की मर्जी से हम अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। और इसको कब से लागू करने की बात कही, इसको बोला गया कि हम इसको एनफोर्स करेंगे बाय 24 अप्रैल। 24 अप्रैल से कुछ याद आ रहा है क्या? केशवानंदा भारती केस 24 अप्रैल 1973, ठीक है। और उसी दिन इन्होंने बोला कि हम जो है इसको भी लागू करेंगे 24 अप्रैल 1993। और 2015 या 2010 से हम इसको पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 अप्रैल पंचायती राज डे या पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 2010 से मना रहे हैं ना, या 2015 से, ऐसा ही कुछ है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत समझने में नहीं? ठीक है, यहां तक तो स्टोरी थी, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। इसने क्या किया? सबसे पहले तो इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, तो क्या किया वो पता होना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A जोड़ा। कौन सा जोड़ा? पार्ट 9 या पार्ट 9? पार्ट 9। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जोड़ दिया गया, पार्ट 9, जो डील करेगा किससे? हेडिंग उसकी क्या रखी? दी पंचायत। हेडिंग क्या रखी? द पंचायत। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना था, तो पंचायत में हमने दी पंचायत नाम से जोड़ दिया। और पार्ट 9 के अंदर जो आर्टिकल रखे 243 से लेकर के 243O, कौन कौन से आर्टिकल हैं? 243 से लेकर के 243O तक, 243A, B, C, D, E, F, G, H से लेकर के O तक हमने सब हमारे पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जो यहाँ पर ऐड किए। उसके अलावा एक नया शेड्यूल ऐड किया गया, कौन सा? 11 शेड्यूल। 11 शेड्यूल किस चीज के लिए होते हैं? कुछ लिस्ट होती है उसमें, है ना, तो यहाँ पर भी कुछ लिस्ट रखेंगे। यहाँ पर बेसिकली हम पंचायत को क्या क्या पावर देंगे, तो वो सब्जेक्ट यहाँ लिखे। यूनियन को क्या पावर देंगे? यूनियन लिस्ट में है। स्टेट को क्या पावर देंगे? स्टेट लिस्ट में है। दोनों के पास कंबाइंड जो पावर हो कंकरेंट लिस्ट में है।
तो पंचायत बना रहे हैं तो इसके लिए भी पावर की लिस्ट बननी चाहिए, तो वो पावर की लिस्ट बनाई हमने शेड्यूल 11। शेड्यूल 11 में जो लिस्ट बनाई उसके अंदर हमने कितने रखे, 29 सब्जेक्ट्स ला करके रख दिए कि ये 29 सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्ट के ऊपर पंचायत अपने मर्जी से कोई भी कानून बना सकती है। अपनी मर्जी से मत लिखना, पंचायत कानून बना सकती है, क्योंकि मर्जी वाले कॉन्सेप्ट पे हम अभी आएंगे कि कितनी मर्जी चलती है कितनी नहीं चलती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? आगे चलें। तो अब हमारे देश में पंचायत एस्टेब्लिश होने लगी और पहला स्टेट जो इस अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर अपनी पंचायत लेकर के आएगी देश में, मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने पहली पंचायत इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमारे देश में बनाई, इस अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर। अब एक छोटी सी चीज समझना, अभी हमने स्टेट से हाँ बुलवाई थी कुछ चीजों के लिए कि हम किस किस चीज पे राजी हैं, किस किस चीज पे नहीं है। उसी के आधार पर जब हम हमारे पंचायत को एस्टेब्लिश करेंगे, इन पंचायत में दो तरह के प्रोविजन आपको दिखाई देंगे। एक वो प्रोविजन जो मैंडेटरी है, हर स्टेट को वो इंप्लीमेंट करने ही है, यानी इसमें बहुत ज्यादा सा कुछ स्टेट्स को दिक्कत नहीं थी, ये वो प्रोविजन है। अब जिनमें स्टेट को दिक्कत थी उन प्रोविजंस को हमने वॉलंटरी प्रोविजंस बना दिया, यानी जो स्टेट चाहे उसको इंप्लीमेंट करे और जो ना चाहे वो ना करे। तो जब हम हमारे पंचायत को एस्टेब्लिश करते हैं तो वहां पर दो तरह के प्रोविजन हमारे सामने होते हैं। एक वो मैंडेटरी है जिसमें सभी स्टेट राजी थे कि ठीक है इसको इंप्लीमेंट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक वो जहां पर स्टेट्स को दिक्कत हो रही थी कि अगर इसको इंप्लीमेंट कर दिया तो हमारी तो सारी पावर चली जाएगी, तो अपने हाथ में पावर रखने के लिए कुछ प्रोविजंस को वॉलंटरी बनाया गया। उस वॉलंटरी प्रोविजंस को और मैंडेटरी प्रोविजंस को आपको सेपरेटली पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या थे हम एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे और वहां पर क्या वॉलंटरी है और क्या मैंडेटरी है वो हम सेपरेट करते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला, जब हम पंचायत एस्टेब्लिश करेंगे तो पंचायत में जो सबसे मेन बॉडी होगी दैट विल बी ग्राम सभा। क्या होगा? ग्राम सभा। ये ग्राम सभा क्या होती है? वोटर्स ऑफ ए विलेज, उसको हम ग्राम सभा कहते हैं। जितने भी वोटर्स हैं एक पंचायत के, उन सबको मिला करके हम क्या बोलेंगे? ग्राम सभा। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? ग्राम सभा। ये कई बार पूछा गया कि ग्राम सभा का मीनिंग क्या है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि ऑल दोज हु आर अबाउट द 18 इयर्स आर द पार्ट ऑफ द ग्राम सभा, क्योंकि वो एलिजिबल है वोट डालने के लिए। ठीक है ना, तो दैट बिकम द पार्ट ऑफ ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में हर एक वो वोटर जो उस विलेज पंचायत में एलिजिबल है वोट डालने के लिए, he becomes the part of ग्राम सभा। तो कहीं ना कहीं पूरे गांव के जो डिसीजन है वो कलेक्टिव बेसिस पे लिए जाते हैं, और कलेक्टिव बेसिस पे लेने के लिए हमने उसकी जो लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई दैट इज ग्राम सभा। हालांकि प्रैक्टिकल उसमें देखें तो ग्राम सभा कभी मीट करता ही नहीं है, पंचायत अपनी मर्जी से सारे डिसीजन लेता है। अदरवाइज जब हम पंचायत उसको पढ़ें तो हमने ग्राम सभा को बनाया हुआ है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए, कि आओ सब बैठो, बात करो, क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है वो फाइनल करो। उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी इज द पंचायत, वो इंप्लीमेंट करेगी उन डिसीजन को। लेकिन हो क्या रहा है? डिसीजन भी वही ले रहे हैं, इंप्लीमेंट भी वही कर रहे हैं। जैसे सेंटर पे चल रहा है कि वैसे तो डिसीजन लेने के लिए, बिल बनाने के लिए हमने पार्लियामेंट को बना लिया है, लेकिन सरकार ही डिसीजन ले रही है और सरकार इंप्लीमेंट कर रही है, पार्लियामेंट को पूछ ही नहीं रहे। वही सेम चीज गांव में भी हो रही है। वही सेम चीज क्या हो रही है? गांव में भी। अदरवाइज हमने जब हमारी पंचायत को इंप्लीमेंट किया तो हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की तरफ मूव किए थे। कहां किए थे? हम मूव किए थे फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होगा? जहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए डिसीजन लेते हैं।
लेकिन पार्टिसिपेटिव में क्या होता है कि हम खुद पार्टिसिपेट करेंगे उस डिसीजन को लेने के लिए। जब हमने पंचायत को इंप्लीमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, तो हम मूव कहां से कहां किए, रिप्रेजेंटेटिव टू पार्टिसिपेटिव। लेकिन पार्टिसिपेटिव क्या एक्चुअल में हम कर पाए? नहीं। और ग्राम सभा डिसफंक्शन, मतलब कहीं काम ही नहीं कर रही है, ठीक है ना। ग्राम सभा को अदरवाइज अलग अलग स्टेट में अलग अलग ऑर्डर्स हैं कि आपको साल में इतनी बार मिलना है, मैंडेटरी है, कोई नहीं मिलता, कोई ग्राम सभा की मीटिंग नहीं होती। अदरवाइज मेजर डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय द ग्राम सभा, जो नहीं लिए जाते वो हमेशा पंचायत अपने आप ही लेती है। तो ग्राम सभा क्या होता है, इट इज क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं। उसके बाद बोला गया ऑल मेंबर्स। हाँ, पहले तो मैंने स्ट्रक्चर तो बताया नहीं, क्या स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या होगा, विलेज लेवल पर पंचायत, और ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। जो बलवंत राय मेहता ने बताया था उसी को हमने अडॉप्ट किया था, और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में था, ठीक है। इसके अंदर जब हम कह रहे हैं कि हमारा 3 tier स्ट्रक्चर होगा, क्या ये मैंडेटरी हर जगह 3 tier स्ट्रक्चर होना? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि यहां पर भी एक क्लॉज दिया गया है, वो स्टेट जहां पर पॉपुलेशन इज लेस देन 20 लाख, वहां पर मैंडेटरी नहीं है इंटरमीडिएट लेवल बनाना। वहां पर जो पंचायत समिति वाला लेवल है दैट इज नॉट मैंडेटरी, वहां स्टेट की मर्जी है, वो चाहे तो इसको बनाए, ना चाहे तो ना बनाए। अदरवाइज जहां भी 20 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है वहां मैंडेटरी है, 3 लेवल स्ट्रक्चर होना चाहिए, 3 tier स्ट्रक्चर होना चाहिए। सिर्फ एक कंडीशन में 2 स्ट्रक्चर चल जाएगा, कौन सी कंडीशन है? 20 लाख से कम पॉपुलेशन हो तो, ठीक है। ये हमें यहाँ पर एक डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर हमने इस पंचायती राज को एस्टेब्लिश ही नहीं किया। जैसे हमारे 6th शेड्यूल वाले जो स्टेट हैं, 6th शेड्यूल में कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पर ये इंप्लीमेंट ही नहीं किया हमने। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ की नीड अलग है, यहाँ ट्राइबल ज्यादा है, यहाँ ट्राइबल्स के हिसाब से चलना चाहिए, पंचायत के हिसाब से नहीं। हालांकि हमने बाद में किया, उसको भी हम पढ़ेंगे, पेसा एक्ट हम पढ़ेंगे 1996 में, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ पंचायत पढ़ते हैं। तो बहुत सारे स्टेट में हमने इसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया। जहां इंप्लीमेंट किया वहां कंडीशन है कि 20 लाख से कम अगर पॉपुलेशन है तो आपको तीनों स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, 2 ही बनाने हैं। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? ठीक है।